इसके पहले कि हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम बढ़ते हैं आज का मुद्दा की तरफ। जी, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। चंबल की धरती से आया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कांग्रेस को खत्म होने की कगार पर बता दिया। सिंधिया ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर दलित और आदिवासी समाज से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। सिंधिया ने कांग्रेस को टारगेट किया तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सामने आए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। भारत यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी भारत। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। आप जैसे कई आएंगे, कई चले जाएंगे। राजा महाराजाओं का राज समाप्त किया कांग्रेस ने, इसलिए आपको तकलीफ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरा दौर देखा, लेकिन 2024 के चुनाव में वो फिर से खड़ी होती दिखी। लेकिन मध्य प्रदेश में उसको सभी 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो विधानसभा चुनाव में भी जीत की उम्मीद कर रही कांग्रेस को हताशा हाथ लगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दोस्त बहाना कांग्रेस निशाना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का निशाना है कांग्रेस पर है और कांग्रेस का कहना है जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा वो आपने सुना। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं सुलगते हुए वो देख लीजिए, सुन लीजिए। क्या आरक्षण के बहाने सिंधिया ने राहुल गांधी को टारगेट किया है? बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को खात्मे की तरफ बढ़ते हुए बताना सिंधिया का मनोवैज्ञानिक हमला है? और तीसरा सवाल है, इस बयान से सिंधिया ने कांग्रेस को हमला बोलने का मौका दे दिया है। यकीनी तौर पर अब ये जंग यहाँ थमने वाली नहीं है। जो हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे मेहमानों से मुलाकात करिए। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, प्रखर नेता हैं, लेखक हैं और उनकी किताब राहुल गांधी पर भी है, इसलिए उनको सुनना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस पर उनका भी स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। कभी बहुत करीबी रहे राहुल गांधी के सिंधिया जी और दोनों की केमिस्ट्री सदन में भी कई बार देखी गई, लेकिन ये वक्त भी है, परिस्थितियां भी हैं, हालात भी हैं जो ये बताते हैं मनोज की चुनौतियां काफ़ी आती हैं ज़िंदगी में और दोस्त भी कई बार एक अलग राह पर निकल पड़ते हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? और अब क्या सिंधिया बनाम राहुल गांधी की ये जो जंग है ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए दोनों युवा चेहरे हैं और एक दौर तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा रहा जब दोनों एक पलक पर दिखाई देते थे और उसके बाद फिर चीज़ें बदली। तो वो बदली, वो तो हम आप सब जानते हैं। लेकिन अब सियासत भी बदली है शरद जी, और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग मूड पर है। और जब ये कहना, लेकिन मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूँगा इस बात से कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, ये तो पहले मोदी जी की तरफ से भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, यूं ही खत्म नहीं होती कोई पार्टी और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है और इस बार तो वो विपक्ष दिखाई भी दे रहा है। पर राहुल गांधी कुछ ऐसे बयान, जैसे आरक्षण की बात करें या हाल ही में आज ही हम देख रहे थे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही थी, मोदी के खिलाफ जो उन्होंने बोला। तो मुझे लगता है इस तरह के बयानों की अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप क्या कर रहे हैं, जनता आपको देख रही, देखा जब ही तो आपको विपक्ष में बिठा दिया, मतलब आप पर विश्वास किया है। भले भारतीय जनता पार्टी ये कहते रहे, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे
और दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदलती, पर राजनीति में तो ये सब होता रहता है, एक दूसरे पर बयान चलते रहते हैं, पर बयान के गहरे मायने भी निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि सदन के गलियारे में जब मुलाकात होती है तो कह दिया जाता है कि वो पॉलिटिकल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में तो हम और आप मुस्कुराते रहे हैं, मुस्कुराते रहेंगे। बहरहाल सिसोदिया साहब क्या सोचते हैं? सिसोदिया साहब आरक्षण को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए नज़र आए हैं कि आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा, और आरोप राहुल गांधी जी के उस तथाकथित बयान की तरफ इशारा करता है जो अमेरिका में दिया गया और जिसका इंटरप्रिटेशन बीजेपी ऐसे निकाल रही है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है कांग्रेस या राहुल गांधी। उसी पर हमला है और अब सिंधिया जी तो आगे बढ़कर कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है। अब मैं अपने घर की बात भाई साहब आपके चैनल पे आके सार्वजनिक करूँ जी, तो मैं ज्यादा समझदार, अब ये राहुल जी ज्यादा समझदार की कैटेगरी में आ गए। अभी अब देश की बातें जाके और मोदी जी की बातें जाके और विदेश में करने का काम कर रहे हैं। अरे आरक्षण की लड़ाई लड़ना तो यहाँ लड़ो ना, देश में किसने रोका आपको? आरक्षण लेना है, देना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, जो करना करो, किसने रोका? अब तो जनता ने आपको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया। सदन में लड़ो, सदन के बाहर लड़ो, और नहीं वो विदेश में जाके लड़ेंगे। देश की गरिमा को भंग करने का काम करेंगे, देश के संवैधानिक मूल्यों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करेंगे। और यह सब करने के पीछे मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एजेंडा है, जिस एजेंडे पर राहुल गांधी जी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मोदी जी को लंबे समय से जिस प्रकार से अपशब्दों की बौछार उनने करने का काम किया, मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है जिसमें शिशुपाल ने 100 बार जो है भगवान के खिलाफ बोलने का काम किया था। ऐसे लगातार लगातार बोलते 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 आज स्थिति ये हो गई कि जब उनको कोर्ट से सजा का प्रावधान आता है तो माफी भी मांग लेते। बेशर्मी की हद होती है कि ये माफी मांगने में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो ये जिस प्रकार से राहुल जी कृत्य कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। 29 में से 0 अगर कांग्रेस हो गई है, कुछ स्थानों पे लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले, कुछ स्थानों के उम्मीदवार मैदान छोड़ के चले गए, और चलते चुनाव में हजारों की संख्या में लोग जो है कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, तो अब और कांग्रेस को खत्म होने के लिए क्या चाहिए? परंतु ये बात सही है कि देश के अंदर विपक्ष के नाते जरूर आज कांग्रेस एक बड़ा इंडिया गठबंधन लेकर बैठा है, और उस इंडिया गठबंधन के माध्यम से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। परंतु मेरा ऐसा है, सोचना है कि, और व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है कि आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे फिर हमारे मोदी जी के खिलाफ बोलने की बात हो, चाहे संवैधानिक बात हो, ये देश की बातें देश में करना चाहिए। विदेश में जाकर जो गरिमा खराब करने का काम हो रहा है, गरिमा के प्रतिकूल जो निर्णय वो कर रहे हैं, वह व्यवहार उनके लिए आदर्श व्यवहार नहीं है। आनंद जी, एक तो मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने अमेरिका में, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मैं तो किसी से नफरत करता नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, सहानुभूति रखता हूँ मैं, तमाम बातें कहीं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि ये कड़वाहट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये कैसी दुकान है मोहब्बत की, जिसका नाम तो मोहब्बत की दुकान है, लेकिन वहाँ मोहब्बत का सामान अपोजिशन के हिसाब से, अगर आप मतलब आपकी निगाह के अपोजिशन यानी सत्ताधारी बीजेपी की बात करूं, तो उसको इस मोहब्बत की दुकान में एक भी सामान मोहब्बत का नहीं दिखता। शरद जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और 1952 में 51-52 में जो पहला चुनाव हुआ, उससे 2023 तक जो है 12 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं केंद्र के। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि अटल जी, आडवाणी जी जैसे 2 ही नेता थे जिन्हें ईडी, सीबीआई और दूसरे डर दिखाकर जो है कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती कि भाजपा खत्म हो जाए। कभी हमने नहीं कहा। हमने कभी भी भाजपा मुक्त भारत का नारा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति एक है। और जो भारत की संस्कृति है वो कहती है अयम निजः परो वैति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ऐसा सोचना छोटे चित्त के लोगों का काम है। हमारे लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, तो वसुधा परिवार है, पूरी धरती परिवार है। तो कांग्रेस ने जो भारत की परंपरा है, चूंकि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है, जहां कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी,
तो ऐसी विविधताओं के लिए हमें समेकित एक बहुविध जो है वो बड़ी सोच वाली राजनीति की जरूरत है, उस विचारधारा की जरूरत है। तो हम कहीं भी किसी भी एक जो असहमति की आवाज है उसे खत्म नहीं करना चाहते हैं, उसे पुष्पित पल्लवित होते देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस का विचार है, ये भारत का विचार है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो जब 700 किसानों की दुखद मृत्यु हो जाती है अपने आंदोलन करते हुए, तो वो भारत के लिए पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि शर्मिंदगी का विषय है। भारत को तब जो है भारत की सरकार को लज्जा आनी चाहिए। हालांकि ये आज का परिप्रेक्ष्य नहीं है। मैं अब पुनः जो सिंधिया जी जिस बात को कह रहे हैं कि मैं 26 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा 2022 में जब मध्य प्रदेश में थी, तो राहुल गांधी जी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान मौजूद रहा था, ये मेरा सौभाग्य था। तो किसी ने उन्हें अशोक स्तंभ की प्रतिकृति भेंट की थी, शरद जी। तो राहुल जी ने पलट कर पूछा था ये क्या है। किसी ने कहा सारनाथ का स्तंभ है, किसी ने कहा अशोक स्तंभ है, किसी ने कहा राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। तो राहुल जी ने कहा कि ये अशोक स्तंभ पहले राजाओं का, भारत का प्रतीक होता था, इसे कांग्रेस ने जो है आम जनता का भारत बनाया, आम जनता का प्रतीक है। तो कांग्रेस की जो सोच है वो संविधान में दिखती है, समानता में दिखती है। और तो हम उन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शायद राजा महाराजाओं को इस तकलीफ हो। चलिए जी, चलिए, कांग्रेस का आरोप है मनोज की, अगर हम बात करें कि सामंतवादी सोच का आरोप लगा रही है कांग्रेस बीजेपी पर कि वो इस दृष्टि से संचालित हैं, इस दृष्टि को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस के खात्मे की, हालांकि पहले बड़े ज़ोर शोर से नारा था कि बात की जाती थी कि अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है, लेकिन अब वो नारा नहीं है। लेकिन आगे की लड़ाई जिस तरह से अमेरिका एपिसोड हुआ है, हालांकि मैं थोड़ा विषय से अलग जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह से अमेरिका एपिसोड हुआ है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी और बीजेपी प्रधानमंत्री के बीच में दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह की दरार को और गहरा होते हुए देखा है या किया है, तो ये मसला और जटिल पेचीदा होने की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये पेचीदा होगा। हालांकि बीच बीच में राहुल गांधी ने जो बात कही, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि मैं नफरत नहीं करता हूं मोदी जी से, तो एक ऐसा लगा था कि शायद कोई रास्ता निकल रहा है बीच में और ये बड़ा सुखद रास्ता होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं लगता। वही व्यक्ति राहुल गांधी जी जब देश में पहुंचते, पर शरद जी उन्होंने जिस विवाद को छेड़ दिया, आरक्षण एक ऐसा मधुमक्खी का, जैसे कहते हैं बरैया का, वो है जिसमें हाथ लगाओगे तो फिर हाथ गड़बड़ हो जाएंगे। और किसी भी पार्टी को, आपको याद होगा बिहार के चुनाव के दौरान जब कुछ ऐसी बातें आई थी तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। हालांकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल ही रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब विचारों से अलग हटकर फिर मैं वही कहूँगा कि राहुल गांधी को अपनी चीज़ें देखना चाहते। राहुल गांधी की जब आप आएंगे, आज आप विपक्ष के नेता हैं, स्वाभाविक है कि आप उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में सरकार हमारी बने, तो वो चीज़ देखना चाहते राहुल गांधी में लोग, इन सब विवादों में नहीं। और आज ये एक बड़ा निर्णय हुआ है उत्तर प्रदेश का, जिसमें चंद्रशेखर ओबीसी मिलकर शायद एक 10 सीटों पर अपना गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो ये सब उसी तरफ इशारा कर रहा है। शायद राहुल गांधी का जो बयान आया, तो मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बयान आपके कई बार बड़ी मुश्किल बढ़ा देते, सब अच्छा करते करते मुश्किल में डाल देते। हाँ, लेकिन कई बार कल्पना ही सही, लेकिन ये विचार मन में आता है कि दोनों ही पार्टियों के ये जो दिग्गज नेता है, ये कभी बैठे भी किसी मंच पर एक साथ। आमतौर पर विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता इसके लिए अधिक तैयारी और जोश दिखाता है, लेकिन ये पहल दोनों तरफ से मजबूती से होनी चाहिए और उन मसलों पर बात होनी चाहिए जो सवाल जनता के मन में भी होते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के अंतःकरण को हम भी समझने का प्रयास करते हैं और देश भी समझता है। दोनों का उद्देश्य भी एक ही है कि भारत प्रगति के पथ पर बढ़े। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग बात है, बीजेपी को आलोचना करनी है राहुल गांधी की और कांग्रेस को आलोचना करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन ध्येय तो दोनों ही राजनीतिक दलों का एक है। बहरहाल ये कल्पना की बात है, लेकिन हो सकता है किसी दिन फलीभूत भी हो। शुभकामनाएं। सिसोदिया साहब, सही बात है कि जो बात अक्सर होती है कि नफरत का सफ़र, एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। आखिर बात मोहब्बत की, प्रेम की अगर दिल से होती है, नहीं तो इसी पर एक शेर और है कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। पहले दिल मिले, हाथ मिलाना, बात करना। राहुल गांधी जी भी कई बार बातें बहुत कहते हैं, लेकिन वो जाकर जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उन टिप्पणियों से ये सवाल तो उठता है कि मन में एक प्रतिद्वंदिता और चुनौती बनी हुई है
और यही बात बीजेपी की तरफ से सामने आती है। अभी दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने हो गए, एक चिट्ठी की लड़ाई छिड़ गई कि आपने ये कहा तो आपने ये कहा। खड़गे जी के जवाब में नड्डा साहब ने बड़ी बड़ी सारी पुरानी घटनाएं निकाल दी कि मोदी जी को लेकर सोनिया जी ने क्या कहा था, राहुल जी क्या कहते हैं। जी सिसोदिया जी। अब निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की कोई बात चलती है तो फिर दूर तक तो जाती है, और वो हो रहा है। और जिस प्रकार की बातें करने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया है, विदेश की धरती पे जाके किया है, तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया तो आना स्वाभाविक है। और फिर संगठन स्तर पर भी हमारे नेता के बारे में अगर कोई कुछ गलत बयान नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं के मन में भी एक जोश अलग तरह से फिर आता है। और वो देखने को मिला आज देश भर के अंदर कि ज्ञापन दिए गए, एफआईआर की मांग की गई और तमाम स्थानों पर राहुल गांधी जी के द्वारा किए हुए कृत्यों के लिए उनसे माफी मांगने की बात कही गई। अब उसके साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि देश के बाहर जाकर इस प्रकार की बात करने की आखिर आवश्यकता क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी के उस सपने को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के बाद में अब इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो वो भंग तो नहीं कर पा रहे हैं, पर जीरो पे लाके मध्य प्रदेश में खड़ा करने का काम कर दिया है उन्होंने। और इसी प्रकार से वो विदेश में जा जाकर ये बातें सब करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि देश में भी जीरो की स्थिति में वो आने की स्थिति में आ जाएंगे। अब चार लोग मिलकर जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो बातें चल रही है। स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनको तो बचाव करना ही है अपने युवराज का, वो बचाव में आए। फिर उन्होंने बचाव में आके जिस प्रकार से कांग्रेस को एक दिशा देने का काम किया, मैं समझता हूं कि ऐसे समय में फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आकर और सारी स्थिति को क्लियर करके देश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को जो एक संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना, चलिए वो उन्होंने देने का काम किया है। और उसमें हम उनके निर्देश के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी नीचे तक कार्यक्रमों को लेकर जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी की मुश्किलें, चाहे आरक्षण का विषय हो चाहे मोदी जी को अब तक तो बोलने का विषय है, बढ़ने का ही काम होगा। जब दो पक्षों में या दो देशों में जब काफ़ी गर्मा गर्मी बढ़ जाती है तो जो तटस्थ जो मध्यस्थता करने वाले हैं वो कहते हैं कि सीज फायर करिए साहब, फिलहाल तो युद्ध विराम करिए, उसके बाद मोहब्बत की दुकान भी सजेगी, मित्रता की दुकान भी सजेगी, बातचीत शुरू होगी। और यहाँ तो ऐसा लगता है कि सीज फायर, अब लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ था, राहुल जी अमेरिका जाते हैं, बीजेपी का आरोप है कि आप भारत के मान बिंदुओं का अपमान करते हैं, वहाँ आप इलेक्शन कमीशन पर उसकी प्रतिष्ठा पर आप सवाल खड़ा करते हैं, ऐसा करके मान किसका बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये तो सोचना पड़ेगा कि देश तो राहुल जी का भी है जितना मोदी जी का है, सबको मिलजुल कर इसकी बिंदुओं के, इसकी प्रतिष्ठा की देश में खूब लड़ लीजिए, बाहर जाकर ये कहना कि सब कुछ गड़बड़ है, ये कितना उचित है। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष और पक्ष दोनों देश के लिए होते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार थे और अमेरिका में भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व देना था, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को कहा और कहा कि आप जाकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से बात रखिए। तो ये बड़प्पन कांग्रेस ने तो हमेशा दिखाया है। और आज अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आज भी बड़प्पन दिखाए, तो हमें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी ने तो कहा भी कि मुझे मोदी जी से दिक्कत नहीं है। ये जो ओछापन है, जो छोटापन है, जो बौनापन है, ये किसकी तरफ से आया है, ये मैं टीवी पर कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं कहूंगा। लेकिन भारत के बारे में दूसरे देशों में जाकर गलत बयानी की परंपरा भी मैं समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी के मुखारबिंद से ही हुई है। जब उन्होंने कहा कि पहले लोग पैदा हो जाते थे भारत में तो सोचते थे ये भी कोई देश है, बहुत बुरा हो गया जो मैं भारत में पैदा हो गया। ये बयान भारत को कहाँ प्रतिष्ठा दिलवाता है। पहले की सरकारों ने केवल गंदगी फैलाई, हम तो सफाई करने का काम कर रहे हैं। ये भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बयान है क्या शरद जी? ये बहुत अंतहीन बहस है। भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है।
आरक्षण की बात है, बहुत अच्छी बात है। आरक्षण का भाजपा जो है वो समर्थन करने की कोशिश कर रही है, भले ही ऊपरी मन से कर रही है, लेकिन जातिगत जनगणना पर भाजपा की जो सांसद है उसका स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो किस तरह से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। भाजपा चाहे कुछ कहे, राहुल गांधी जी आज जो है भारत की जो अधिकांश जनता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आवाज को बल दे रहे हैं। जी जी, कुल मिलाकर ये तो सही है कि ये एक अंतहीन लड़ाई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें थमना होगा, रुकना होगा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा, हम फिर कहेंगे कि दोनों ही दल देश के विकास के राही हैं, उसी पथ पर हैं जो भारत को आगे देखना चाहते हैं। आपकी सोच अलग हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन आपको साथ भी चलना पड़ेगा कई मुद्दों पर। और ऐसा नहीं है कि वो साथ विपक्ष ने कभी नहीं दिखाया या पक्ष ने यानी सत्ताधारी दल ने नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि हम दुनिया की सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी में से एक हैं और आगे रास्ता इसी मैच्योरिटी से निकलेगा। मोदी जी का हाथ भी बढ़ेगा और राहुल जी का हाथ भी बढ़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।